हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग आज से हम एनटीपीसी के CBT 1 जो एग्ज़ाम हुआ था 2020-21 में, उसके जो टोटल 121 शिफ्ट हैं, उन सभी शिफ्ट को हम जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, PYQ है, सभी को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो होते हैं, इससे आपको एक आइडिया लगता है कि किस थीम पे जो है एनटीपीसी प्रश्न पूछती है और रेलवे में किस टाइप के प्रश्न आते हैं। तो आप सभी जो है 121 शिफ्ट के जो मतलब कि क्वेश्चंस हैं, यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो वीडियो को अभी से देखना शुरू कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन मनाया जाता है। आपको पता है दोस्तों कि भारत में क्या होती है ना, सबसे छोटा दिन भी होता है, सबसे बड़ा दिन भी होता है। तो सबसे छोटा दिन जो होता है ये कब होता है, तो आप ध्यान रखेंगे 22 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष क्या होती है, भारत में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि देखिए, यदि आपको 2020-21 में यह प्रश्न पूछा गया था कि सबसे छोटा दिन कब होता है, तो आगे आने वाले एग्जाम में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे बड़ा दिन कब हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को प्रत्येक वर्ष जो होती है भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। दोस्तों, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कर्क रेखा जो होती है भारत के जो है बिल्कुल सामने होती है। आपको पता है कि कर्क रेखा क्या होती है? भारत के बीचों बीच गुजरती है। ठीक है। तो भारत के जो बीचों बीच गुजरती है कर्क रेखा, तो उसके साथ जो क्या होती है, तो जो कर्क रेखा होती है हमारे भारत के सामने होती है। इससे क्या होती है कि कर्क रेखा पे सबसे बड़ा दिन जो यहाँ पर 21 जून को पड़ता है। और 21 जून को ही हम लोग क्या करते हैं, विश्व योगा दिवस भी मनाते हैं। तो आपको प्रश्न पूछा जाए कि योग दिवस कब मनाते हैं, तो वर्ल्ड योगा डे भी 21 जून को ही मनाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या रहता है, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर का होगा और सबसे बड़ा दिन की हम बात करें तो 21 जून को प्रत्येक वर्ष भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो रहा है। दोस्तों, 22 मार्च की हम बात करेंगे तो 22 मार्च क्या होती है, बिहार दिवस होता है। क्या होता है? बिहार दिवस भी हम लोग क्या मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं। और जो विश्व जल दिवस है वो भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न जो होते हैं बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो एनटीपीसी में प्रश्न पूछे गए थे कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे, लॉर्ड रिपन को हम लोग क्या कहते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, लॉर्ड मेयो के शासन के काल में क्या हुआ था, भारत में जो है ना नियमित रूप से जनगणना जो स्टार्ट हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में ही स्टार्ट की गई थी। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, लॉर्ड कर्जन साहब क्या याद रख सकते हैं, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, यानी बंगाल का जब पार्टीशन हुआ था 1905 में, लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल का विभाजन किया गया था। इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो यदि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ने की आदत है दोस्तों, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। दोस्तों, पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर हम लोग। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संजीत करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हमारे जो देश होते हैं इसमें क्या होते हैं, गरीब लोगों को घर बनाने के लिए आवास के तौर पर कुछ पैसे राशि दी जाती है, जिसमें इसका पहला नाम क्या था, इंदिरा आवास। पहले आप लोग जानते होंगे इंदिरा आवास उसको बोलते थे, लेकिन अब इसे चेंज करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो कुछ भी जो पहले से कोई योजना होती है वो चल रही होती है, यदि उसका कोई नाम चेंज होता है तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखिए, पहले से चला रहा था क्या, इंदिरा आवास योजना, यानी कि इंदिरा आवास जो मिलता था आप लोगों को, उसका नाम अब चेंज हो गया है। उसका नाम क्या रखा गया है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना रखा गया है। तो इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था कि मतलब कि जालियांवाला बाग जो है अमृतसर में, वहाँ पे एक जनरल ओडायर के द्वारा जो है ना निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी गई थी, जिसके विरोध में जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। और इन्होंने क्या किया था, उस नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। तो वो घटना कौन सी थी, जालियांवाला बाग हत्याकांड थी। ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये कहाँ हुआ था, पंजाब के अमृतसर के में हुआ था। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे।
दोस्तों हम बात कर रहे थे चौरी चौरा कांड का, तो आपको पता है कि 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरुआत किया गया था 1920 में, और इसी के दौरान जो है 1922 ईस्वी में यानी कि 4 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर ज़िला है उसके गांव एक जगह है चौरी चौरा, वहाँ पे क्या किया था, जो क्रांतिकारी थे उसने एक वहाँ पे मतलब थाना था, उसमें जो लोग थे उसमें थाना पर ही इन्होंने क्या किया था, आग लगा दिया था, जिससे क्या होता वहाँ के जो जितने भी सिपाही थे, दरोगा थे, सबकी मृत्यु हो गई थी वहाँ पे। तो चौरी चौरा कांड की वजह से ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को भी बंद कर दिया था, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। काकोरी कांड दोस्तों कब हुआ था, तो ये आपके 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन कांड हुआ था। इसका नाम अब चेंज हो गया दोस्तों, इसका नाम अब क्या हो गया, काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है। यूपी सरकार की द्वारा से नाम चेंज कर दिया गया है। ये दोस्तों जो सहारनपुर था ना, सहारनपुर में जो है मतलब कुछ क्रांतिकारी ने जो अंग्रेज़ की जो ट्रेन जा रही थी सामान वाला, उसको लूट लिया था। कहाँ पे, तो काकोरी कांड में। ये कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 में, यूपी का ये घटना है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और भगत सिंह को फांसी दोस्तों कब हुई थी, तो भगत सिंह को फांसी हुई थी, भगत राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। कब हुआ था, 23 मार्च 1931 को जो है ना भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुआ था। इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आपको इसी तरह से सभी प्रश्नों का अच्छे से डिस्कशन चाहिए तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छी जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था। दोस्तों आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि किस शहर से शुरू हुआ था, ये आपके बम्बई से, जो ग्वालियर टैंक है ना, वहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी जी द्वारा 1942 में। ये यदि आपको डेट पूछा जाए तो आप याद रखेंगे 8 अगस्त को ये शुरुआत हुआ था। कब, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है। ये कहाँ से, तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से होती है। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे मुंबई इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखी पुस्तक है। तो विष्णु शर्मा द्वारा पुस्तक जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई वर्षों से कई एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, और आपके एनटीपीसी एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो विष्णु शर्मा जो है दोस्तों, इसके लेखक कौन है, पंचतंत्र है। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत सारे एग्जाम में रिपीट प्रश्न है, तो आने वाले एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो विष्णु शर्मा के लेखक मतलब पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है। ठीक है दोस्तों, हम बात करें यहाँ पे कल ये राज तरंगनी का। तो राज तरंगनी के लेखक कौन है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे राज तरंगनी के लेखक कौन है। यहाँ पे कलहन जो है राज तरंगनी के लेखक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारी तो मतलब कि वीडियो थोड़ा सा स्पीड हो रही है तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा। बाकी हम इस तरह से बोलेंगे तो क्या होगा कि मतलब वीडियो थोड़ी लंबी नहीं होगी और ज़्यादा कंटेंट आपके पास पहुँच जाएगा। यदि आपको ज़्यादा स्पीड लगती है तो वीडियो को स्लो कर लीजिए आप लोग। तो राज तरंगनी के लेखक कौन है, कलहन यहाँ पे हो जाएंगे। और दोस्तों इंडिका जो पुस्तक है ना, इसके लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज जो यूनानी लेखक थे मेगास्थनीज, इसके द्वारा ही पुस्तक लिखी गई है। कौन सी, इंडिका। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सारी बातें बताई गई हैं। और अर्थशास्त्र लेखक कौन है दोस्तों, यहाँ पे चाणक्य जो है, यहाँ पे अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएंगे विष्णुगुप्त या चाणक्य कह सकते हैं इसे। यही आपके प्रश्न का मतलब कि जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि विष्णु शर्मा के बारे में, तो पंचतंत्र के लेखक कौन है दोस्तों, विष्णु शर्मा यहाँ पे हो जाएंगे। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉर्ड डिटेक्टर उपकरण, लाई डिटेक्टर उपकरण को किसके रूप में जानते हैं। तो जो लाई डिटेक्टर उपकरण दोस्तों से पॉलीग्राफ कहते हैं। ठीक है, देखिए लाई डिटेक्टर क्या होता है ना, झूठ बोलने वाली उपकरण। यदि आपको ऐसा पूछा जाता है कि झूठ बोलने वाले उपकरण का क्या नाम है, तो आप लोग बोल देते हैं कि पॉलीग्राफ है, लेकिन उसने यहाँ पे इंग्लिश में पूछ दिया है कि लाई डिटेक्टर। लाई मतलब क्या होता है, झूठ बोलना होता है। तो झूठ बोलना जो झूठ पकड़ने की जो मशीन होती है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीग्राफ कहते हैं। इसे आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे हम बात करें तो बैरोग्राफ की, ये क्या होती है, जो वायुमंडलीय दाब होती है ना, तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं हम लोग, वो बैरोमीटर होती है, बैरोग्राफ होती है। और इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें 3 मीटर होती है। यदि सबसे मतलब अचानक ऊपर चला जाए ना कोई भी चीज़, मतलब कि इसके बैरोमीटर का जो तापमान होती है, मीटर होती है, अचानक ऊपर चला जाए, इसका मतलब क्या है कि मौसम साफ है। और अचानक नीचे आ जाए, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आंधी तूफान आने वाला है। और जब धीरे धीरे नीचे गिरेगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वर्षा होने वाली है। तो जो बैरोमीटर होता है, इसके
पाठ्यांक से भी प्रश्न बनते हैं, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों सिस्मोग्राफ की हम बात करें तो भूकंप मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भूकंप मापी जो उपकरण होती है उसे सिस्मोग्राफ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी पॉलीग्राफ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जो उस वक्त 2020 में जो प्रश्न पूछे गए थे ये आपके करंट अफेयर्स का प्रश्न है, बाकी इसका अभी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है। देखिए दोस्तों ये आपके सिर्फ गुमराह करने के लिए दिया गया प्रश्न कि 2020 तक कितना है। ठीक है, आपको पता है कि भारत में जो मतदान करते हैं, वोट देते हैं, उसकी न्यूनतम आयु कितनी होती है, 18 वर्ष होती है। यानी कि 18 वर्ष के व्यक्ति जो होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, भारत में मतदान कर सकते हैं, यानी कि वोट दे सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात दोस्तों करें कि निर्वाचन आयोग की, तो इसके जो मतलब की चर्चा की गई है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 324 में जो है ना निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है। ठीक है, और वर्तमान में जो इसके हेड हैं, मतलब कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, उनका क्या नाम है, राजीव कुमार है। कौन है, राजीव कुमार जो है वर्तमान में जो है भारतीय निर्वाचन आयोग के जो मुख्य मतलब कि अध्यक्ष हो जाएंगे, वो कौन हो जाएंगे, राजीव कुमार जी हो जाएंगे। तो अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग की चर्चा भी की गई है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और इनके द्वारा हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसकी कौन सी नंबर थी, 18वीं लोकसभा चुनाव जो है वो राजीव कुमार जी के द्वारा ही संचालित की गई थी, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन डी यानी कि 18 वर्ष जो है भारत में वोट डालने की न्यूनतम वर्ष है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों जो देखिए हरित कोई भी क्रांति आती है ना, रिवोल्यूशन, वो क्या आती है, किसी भी चीज़ को अच्छे स्तर पर बढ़ाने के लिए आती है। जिस प्रकार से हरित क्रांति है, इसका मतलब क्या हुआ, हरित मतलब क्या होता है, हरा भरा। आप खुद सोचिए दोस्तों, हरित क्रांति क्यों आएगी, क्योंकि इसलिए आएगी क्योंकि तेल और बीज उत्पादन के लिए हरित क्रांति लाई गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जो अब दूध का उत्पादन के लिए एक ऑपरेशन चला था, उसका नाम क्या था, ऑपरेशन फ्लड था। क्या था, ऑपरेशन फ्लड जो है ना, ये दूध से संबंधित हो जाएगी, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो दूध के उत्पादन से है, ना कि फ्लड मतलब क्या होता है, बाढ़ होता है ना। तो आपके ऑप्शन में बाढ़ भी रहेगा कि हाँ क्या बाढ़ से संबंधित है, तो आपको वहाँ पे टिक नहीं करना। आपको क्या टिक करना है, तो आपको टिक करना है दूध के उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था। देखिए पूना समझौता की हम बात करें दोस्तों, ये आपके 1932 में हुआ था। और 1932 में किसके बीच में हुआ था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जो महात्मा गांधी जी है और प्लस में कौन, भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर साहब के बीच में दोस्तों ये क्या था, पूना में पैक्ट हुआ था। पूना दोस्तों क्या है ना, पूना के जदबरा जेल में महात्मा गांधी जी बंद थे, मतलब जेल में थे, और उनसे मिलने कौन गए थे, तो BR अम्बेडकर जी गए थे। तो उनके बीच में जो समझौता हुआ था, बातचीत हुई थी पृथक निर्वाचन को लेकर के। देखिए इसमें क्या हुआ था ना, BR अम्बेडकर जो थे ना, वो चाहते थे कि दलितों को भी अलग से मतलब कि निर्वाचन क्षेत्र हो। तो महात्मा गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे, नहीं किसी को मतलब सबको एक साथ होना चाहिए, ऐसा कह रहे थे महात्मा गांधी जी। तो इन दोनों के बीच में जो विलय हुआ था 1932 में हुआ था, वो कौन सा था, पूना पैक्ट से बोलते हैं। और महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था, पूना के जजबरा जेल में हुआ था, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर 1935 से बात करें तो हम लोग, तो 1 अप्रैल 1935 को जो है ना RBI की स्थापना होती है। किसकी, RBI की स्थापना होती है। आपको पता है कि RBI क्या है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। 1935 इसकी स्थापना होती है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, सॉरी इसके जो गवर्नर कौन है, तो उनके गवर्नर है शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें क्रम के हैं, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। दोस्तों देखिए प्लासी का युद्ध हुआ था, एक था बंगाल प्रेसिडेंसी, आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे बंगाल प्रेसिडेंसी के बारे में। तो बंगाल प्रेसिडेंसी यहाँ पे था, और बंगाल प्रेसिडेंसी में ही आपके बिहार आते थे, उड़ीसा आते थे, और जो मतलब कि जितने प्रांत आते थे, बहुत बड़ा प्रांत था बंगाल प्रेसिडेंसी। तो उसी में दोस्तों इसके जो नवाब सब थे, उसी के बीच में ये युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध दोस्तों क्या हुआ था, ये आपके जो प्लासी है ये कहाँ पड़ता है, आपके तो बंगाल में पड़ता है प्लासी, वहीं पर हुआ था। और ये युद्ध हुआ था किसके बीच में, तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था, तो 23 जून 1757 ईस्वी को ये युद्ध होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। कब हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध होता है, किसके बीच में, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होता है। और सिराजुद्दौला के एक सेनापति थे मीर जाफ़र ने क्या किया था, कूटनीति से मतलब सिराजुद्दौला का मतलब कि
धोखा दे दिया था, जिससे क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला की हार हो गई थी और जो रॉबर्ट क्लाइव की सेना है उसकी यहाँ पे जीत हो गई थी। और वादे के मुताबिक दोस्तों क्या हुआ था, मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा था कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो सिराजुद्दौला था। सिंपल सी बात है, 11 का सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सिराजुद्दौला के बाद कौन बना था, मीर जाफ़र बना था। और मीर जाफ़र के बाद दोस्तों कौन बना था, मीर कासिम बना था। मीर कासिम ने जो है इसकी राजधानी जो मुर्शिदाबाद थी उसको चेंज करके मुंगेर ले गए थे, और जहाँ पे मुंगेर में बंदूक की कारखाना उन्होंने लगवाई थी। तो इसे आप याद रखेंगे। और मीर कासिम के बाद फिर से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया था। तो इन सभी चीज़ों का कोई बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, ईवीएम का पूरा नाम क्या है। तो आप सभी लोगों ने अभी चुनाव में वोट दिया होगा, और ईवीएम मशीन के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं। तो ईवीएम मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। यदि हम ठीक पहले क्या होता था कि बैलेट पेपर पर चुनाव होता था, लेकिन अब जो है ईवीएम मशीन आ गया है। इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए, जो भी दोस्तों रिसेंटली चर्चा में रहती है ना कोई चीज़ें, उसका फुल फॉर्म आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना होगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। अगला कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है। तो एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, इन सभी से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। क्योंकि आपको पता है कि NTPC में जो CC पोस्ट होता है, यानी कि क्लर्क वाला, कम टाइपिस्ट क्लर्क होता है, उसमें आपको कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का एक संग्रह क्या कहलाता है, तो वो दोस्तों वर्कशीट कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्कशीट हम लोग इसे बोलते हैं, वर्कबुक के संग्रह को। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री दोस्तों यहाँ पे कौन हो जाएंगे, वो राकेश शर्मा हो जाएंगे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो थे वो राकेश शर्मा थे। ठीक है, और सुनीता विलियम्स भी थी दोस्तों, लेकिन ये भारतीय नहीं थी, ये अमेरिकी भारतीय यहाँ पे हो जाएंगे। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, राकेश शर्मा जी थे। इसे आप लोग ये ध्यान में रखेंगे। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो विश्व पर्यावरण दिवस है प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या मनाते हैं, 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो 5 जून आपको ध्यान रखेंगे, ये विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को हम लोग प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी रिसेंटली भी मनाया गया था 2024 ईस्वी में भी। जितने भी दोस्तों देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी जो दिवस होते हैं ना, उसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। जैसे कि आपको अभी रिसेंटली 16 सितंबर हुआ था परसों, तो 16 सितंबर क्या हुआ था, ओजोन संरक्षण दिवस हुआ था ना। तो इसी तरह से आपको जितने भी पृथ्वी संबंधित है या पर्यावरण संबंधित जितने भी ये होते हैं उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। देखिए, एशियाटिक ऑफ सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है ना, इसकी स्थापना 1784 में ये विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो विलियम जोन्स जो थे एक व्यक्ति थे, इनके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया गया था। इसे आप ध्यान रखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 1764 में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। क्या इसका, बक्सर का युद्ध हुआ था, 1764 में हुआ था। इसे भी आपको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 1784 बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित है, तो अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो है आपके मूलभूत नागरिक सुविधाएं संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है, तो दोस्तों ये हमारा सौरमंडल है, ये आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे जो है उसका क्या है, एक हिस्सा है मिल्की वे का। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। रायसीना हिल कहाँ पर स्थित है दोस्तों, आपको पता है कि रायसीना हिल जो है ना, यहाँ पे आपके राष्ट्रपति भवन जो है, हमारा राष्ट्रपति भवन जहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी भी रहते हैं, तो वहीं पर दोस्तों राष्ट्रपति भवन जो है आपके रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग, जो रायसीना पहाड़ी है ये आपके राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2025 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों देखिए 2025 इसमें लिखा हुआ है, मतलब कि गलत लिखा हुआ है। 2025 कहाँ से होगा, यहाँ पे मदन मोहन मालवीय यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। तो 25 तो आया भी नहीं है, और 2020 की बात हो रही है यहाँ पे। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है, दोस्तों आपको ध्यान रखेंगे, जो थायरोक्सिन के लिए क्या होती है, आयोडीन जो होती है थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। प्रोटियम के कितने न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों, प्रोटियम के जो न्यूट्रॉन होते हैं ये आपके कितने होते हैं, 0 होते हैं। कितने होते हैं, प्रोटियम कितने होते हैं, 0 होते हैं। गुप्त सम्राट के निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था, समुद्रगुप्त था।
गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी थे? दोस्तों उसका नाम क्या है? समुद्रगुप्त थे। क्या थे? एक वीणा वादक थे। ठीक है, आपने यदि समुद्रगुप्त को देखा होगा, उसके चित्र बहुत उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है दोस्तों? तो इकोलॉजी शब्द की हम बात करें अगर यहाँ पे, तो ये जो है आपके अर्नेस्ट हैकल के द्वारा जो है इकोलॉजी शब्द को गढ़ा गया है। जो पारिस्थितिकी तंत्र है ना, पारिस्थितिकी तंत्र, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। तो अर्नेस्ट हैकल जो है यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अस्पताल से निकलने वाले जैविक कचरे से के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है क्या? भस्मीकरण। इसको भस्म की तरफ मिला दीजिए, वही क्या होगा सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पे आपके, कहाँ पे? सिक्किम में स्थित है। से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग को सीमा उद्यान के वन्य जीव के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए NH-37 सही है। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ खेला था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों। जो सचिन तेंदुलकर जी हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक जो है किस टीम के खिलाफ लगाया था? तो वो दोस्तों टीम थे, उनका नाम क्या था? बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया था? तो अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ना दोस्तों, क्या एक प्रकार का मस्जिद है। क्या है? ये मस्जिद है और इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है अजमेर में किया गया था। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और रज़िया सुल्तान की हम बात करें अगर, तो ये दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली महिला शासिका थी, एकमात्र महिला शासिका, वो कौन थी? रज़िया सुल्तान थी। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और घोड़ा दागने की प्रथा दोस्तों किसने शुरू की थी? घोड़ा दागने की प्रथा वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा घोड़ा दागने की प्रथा को शुरुआत की गई थी। ठीक है, देखिए हमको बताने के लिए बहुत चीज़ें हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए हम नहीं बता पाते हैं दोस्तों। क्योंकि यदि हम चाहते हैं वीडियो लंबी हो जाए तो आप लोग नहीं देखेंगे तो अच्छा हमें नहीं लगेगा कि इतना हम मेहनत करते हैं, आप वीडियो को नहीं देखते हैं। इसलिए वीडियो को हम थोड़ी सी शॉर्ट बनाते हैं ताकि आपको ज़्यादा जानकारी मिल सके। वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? तो चांदी की वस्तुओं जो काला कर देता है दोस्तों, वो आप ध्यान रखेंगे, वो जो है ना गंधक जो होती है, ये क्या करती है? चांदी की वस्तु को मतलब कि काला कर देती है। यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? तो यूनेस्को जो है ना, इसका मुख्यालय जो आपके हो जाएंगे वो कहाँ पे? पेरिस में हो जाएंगे। ठीक है, एक होता है यूनिसेफ। क्या होता है? यूनिसेफ। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? तो ये आपको ध्यान रखेंगे, ये आपके न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में हो जाएंगे यूनेस्को का मुख्यालय। जबकि आपको यहाँ पर कह रहा है कि यूनेस्को का, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग, पेरिस में है। कहाँ पे? फ्रांस में है। तो ये दोनों में आपको कन्फ्यूजन होता है, यूनेस्को कहाँ पे? पेरिस में है, और यूनिसेफ कहाँ पे? आपके न्यूयॉर्क में स्थित है, ये अमेरिका में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि FO के सोफिया डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? तो ये आपके चाइना हो जाएंगे, सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश। नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनाच्छादित है? तो कितना? 30% है। कितना? 30% है। इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये आप बताएंगे कि दादा भाई नौरोजी को हम लोग क्या करते हैं? ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है। टेलीफोन का आविष्कार किस देश में किया गया था? तो दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार जो है ना, ये कब किया गया था? आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपके 1876 ईस्वी में टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषणिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की थी? तो इसकी शुरुआत हुई दोस्तों 1995 में हुई थी। कब? 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। कंप्यूटर के एक मेनू में डैश लिस्ट होती है, तो कंप्यूटर के मेनू में क्या होती है? कमांड्स लिस्ट होती है। सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? आपको पता है दोस्तों, सीधी कार्रवाई दिवस जो है ना, ये मुस्लिम लीग के द्वारा हुई थी, और इसकी जो मतलब घोषणा की गई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो रहा है। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो अक्षांश का 1 डिग्री जो होती है वो 111 किलोमीटर के बराबर होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि 1 डिग्री बराबर कितना अक्षांश होता है? कितना किलोमीटर? तो 111 किलोमीटर होता है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। नवंबर 2020 तक के प्रावधान के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष तो कौन है? ये नवंबर 2020 की बात हो रही है। अब हम रिसेंटली बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो वो कौन है दोस्तों? नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात दोस्तों यहाँ पे हो रही है, तो वो है आपके तो माधुरी पुरीबुज। कौन है? माधुरी पुरीबुज जो है ना, नीति आयोग के कौन है यहाँ पे? सॉरी माधुरी पुरीबुज नहीं, सुमन बेरी, सॉरी सुमन बेरी। सुमन तो दोस्तों बेरी जो है ना, यहाँ पे नीति आयोग के उपाध्यक्ष यहाँ पे हो जाएंगे, और CEO इसके कौन है? तो BV सुब्रमण्यम जो है यहाँ पे CEO हो जाएंगे। ठीक है, सुब्रमण्यम साहब। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की यहाँ पे बात हुई दोस्तों, ये जो हम लोग मनाते हैं, ये हम लोग मनाते हैं 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जो प्रश्न पूछा गया था आपके 1 फरवरी 2021 में,
उसके शिफ्ट 2 को हमने डिस्कस कर लिया है। आगे के वीडियो में हम लोग 1 मार्च 2021 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसको हम देखेंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो को आपको देखना है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।